तो आज मार्केट फिर से एक रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है। अब मार्केट के पास एक अहम सपोर्ट है जो कि 19,500-600 का है, लेकिन बैंक निफ्टी का एक क्रिटिकल सपोर्ट आज टूटा है, वो है 45,800। इसलिए आप ज़्यादा गिरावट बैंक निफ्टी पर देख पा रहे हैं। मेरे साथ क्लोजिंग में आज अजय हैं और 1 घंटा हम आपके सामने रहेंगे, मेहमानों से आपको कनेक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे आपके सामने अभी तक जो नंबर्स आ चुके हैं उसका ब्यौरा रखें, जो आने वाले हैं उसका ब्यौरा रखें और इस समय बाजार के अंदर करना क्या चाहिए। एक बार अजय आपसे जरा मैं मोटा मोटी मार्केट का सेटअप समझना चाहते हैं। इस समय बाजार को आप रीड कैसे कर रहे हैं जब बड़े नंबर्स भी मार्केट के पास है और मार्केट के पास एक रेंज है कारोबार की? देखिए निम्बी, ऐसा कि हम सुबह बात कर रहे थे कि हम लोग खुले ही सपोर्ट पे, बट वहां पे सपोर्ट लेके हम बिल्ड नहीं कर पाए उस गेन्स को। अगर आप देखें, हमने दिन में 1-2 बार ट्राई किया उसको, लेकिन हम बिल्ड नहीं कर पाए। इनफैक्ट ड्रॉप जरूर है, तो वो सपोर्ट प्ले में आया 19,600 का जोन वहीं पकड़ के बैठे हुए हैं। दबाव में बहुत सारे स्टॉक हैं। आईटीसी में आपको सेकेंड डे फॉलोअप सेलिंग आ रही है। अच्छे नंबर्स के बाद एशियन पेंट्स में सेलिंग आ गई। रिलायंस भी कोई हैवी लिफ्टिंग नहीं कर रहा है। तो ऐसे टाइम में बाजार में रनअवे रैली एटलीस्ट निफ्टी में मुश्किल है। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी, जो कि कल तो निफ्टी से ज़्यादा आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया था, उतना घटा नहीं था। आज बैंक निफ्टी कमज़ोर है और इन दोनों कारणों की वजह से हम कहीं भाग नहीं जाएंगे। मैंने कुछ चीज़ों को पे नज़र डाली। अगर आप देखिए, इस समय चाइना ओवर सोल्ड हो गया है और एफआई भी जो मोमेंटम चेज करते हैं, और ये मानना एकदम उचित होगा कि एफआई बड़े सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही नहीं होते हैं, हॉट मनी भी होता है ट्रेडिंग एफआईएस। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि उनको चाइना बेटर लगने लगे, तो एफआई फ्लोज मॉनिटर करना जरूरी है। कल हमने एफआई फ्लोज का नेगेटिव नंबर देखा, इनफैक्ट एब्सेंस देखी, नेगेटिव नंबर नहीं आया, बट कोई भी नंबर अगर नेगेटिव हुआ तो दिक्कत में आ जाएगा। डॉलर इंडेक्स 101.3 पे आ गया है, तो हो सकता है कि एफआई शॉर्ट टर्म में सेलर हो जाए, वो भी एक कैप लगा देगा हमारी मार्केट को। ब्रेंट को मत भूलिए, $83। अभी तक जितने भी नंबर्स आए हैं Q1 के, वो या तो इन लाइन है या स्लाइट मिस। वाओ फैक्टर जिसे कहते हैं बाजार को आगे ले जाने के लिए, वो अभी तक अर्निंग्स में मिस होता आया। जितने पॉपुलर स्टॉक्स हैं जो बाजार को खींचने में, इंडेक्स को खींचने में मदद कर सकते हैं, LNT पकड़िए चला हुआ है, ITC चला हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज चला हुआ है, HDFC बैंक 1300 वाला 1800 हो चुका है। तो जब मोस्ट ऑफ द स्टॉक चले हुए हैं, तो यहां से आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। वो जो मोमेंटम है एफआई लिक्विडिटी का, जो 20,000 के पार ले जाने में मददगार हो सकता है, उसका ही राह देखनी पड़ेगी। जी हाँ, आप कह सकते हैं आज कि चाइना स्टिमुलस के चक्कर में चाइना कमोडिटी प्रोड्यूसर्स चल रहे हैं, जितने भी मेटल स्टॉक्स हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि सुबह 10% फॉल था विक्स में, आज अभी 11% हो गया है, तो वो भी एक सपोर्ट कर सकता है। वो ठीक है आपकी बात, लेकिन आईटी में फॉलोअप सेलिंग नहीं आ रही है। अकेला मेटल और ऑटो कितना खींच के ले जाएगा बाजार को? तो मेरा इंटरेस्ट एक्चुअली बाजार में साइड काउंटर्स में। SRF ने नेगेटिव कमेंट्री दी, शॉर्ट कवरिंग आई उसके बाद भी, क्योंकि इतनी नेगेटिव नहीं थी। आपको ज्योति लैब्स ने अच्छी कमेंट्री दी, स्टॉक में सर्किट लग गया। KPIT ने अच्छी कमेंट्री दी, KPIT कमिंस का टेक का स्टॉक 1.5% हरे निशान में। तो पॉइंट ये है कि इंडिविजुअल काउंटर्स पे शानदार काम हो रहा है, और जब आपको कोई क्लियर ट्रेंड नहीं मिल रहा है इंडेक्स पे या बैंक निफ्टी पे, तो आप साइड काउंटर पे फोकस करिए। यही बाजार को करना चाहिए मेरे हिसाब से, वही हो भी रहा है। हमारे साथ विवेक कारवा हैं और हमारे साथ ध्वनि पटेल हैं और संतोष मीना भी है। इनसे बातचीत आगे लेके चलते हैं। विवेक, गुड आफ्टरनून। ध्वनि आपको भी और संतोष जी को भी। विवेक, अभी अगर मैं अच्छी मोटी प्रॉफिटेबल पोजीशन से बैठा हूं, तो मुझे थोड़ा ट्रिम करना चाहिए पोजीशन। तीसरा दिन हम देख रहे हैं आज, जहां थोड़ा एटलीस्ट इंडेक्स लेवल पर डामाडोल है मामला, लेकिन साइड काउंटर जहां स्पेसिफिक ट्रिगर्स हैं, जबरदस्त एक्शन है। अजय, गुड आफ्टरनून। देखिए, मैं तो आपसे मतलब पिछले कुछ दिनों से, 2 हफ्तों से यही बोल रहा था कि ट्रिम करना चाहिए पोजीशंस, बिकॉज वैल्यूएशन वाइज आप अगर देखो तो मार्केट काफी स्ट्रेस्ड हो गया था। जो हम लोग करीबन 3 महीने पहले निफ्टी की पी करीबन 21-22 पे चल रहे थे, आज वो आके रुकी हुई है 24 और 25। जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस आप अगर देखो, फंडामेंटली बोल रहा हूँ मैं, टेक्निकल नहीं है, तो लॉन्ग टर्म एवरेजेस अगर पी का भी देखो तो उसके ऊपर हम लोग आज के दिन चल रहे हैं। और जैसे आपने कहा, रिजल्ट्स इतने मतलब ऑन दी एवरेज साइड रिजल्ट्स थे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं था तो नेगेटिव भी नहीं था, तो इसके लिए बाजार आज स्टेबल है।
तो ओवरऑल पिछले 2 हफ्तों से तो हम लोग ट्रिम ऑफ कर रहे थे पोजीशंस और कैश में बैठे हुए हैं। और हम लोग तो ऑफिस में बहुत खुश थे जब थर्सडे 800 पॉइंट सेंसेक्स गिरा और निफ्टी गिरा जोर से। अब हम लोग देख रहे हैं कि अगले 2-3 दिन में अगर मार्केट यहाँ पे स्टेबलाइज रहता है और काफी स्टॉक्स ऐसे हो गए हैं जो 10 से लेके 15% का करेक्शन आ चुका है, पर्टिकुलरली मिड कैप स्पेस में, वहां पे री एंट्री करने का समय आएगा। तो निफ्टी एक रेंज में रहेगा बाजार, ना ज्यादा कोई नीचे जाने वाला है और बहुत अग्रेसिव बाइंग भी नहीं आने वाली है। और ये जो चाइना फैक्टर वगैरह हम लोग देख रहे हैं, मुझे लगता है कि एक हद तक का टेम्परेरी फैक्टर रहेगा, बिकॉज चाइना की हालत बहुत खराब है अभी भी। तो उनको या तो बहुत ही यहाँ से अग्रेसिव रहना पड़ेगा और लिक्विडिटी इन्फ्यूज करनी पड़ेगी, तब जाके चाइना सुधरेगा। तो चाइना के भरोसे हम लोग नहीं बैठे तो अच्छा रहेगा। एक बात मत भूलिए, हम सबको भूलनी नहीं चाहिए कि चाइना एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हो गया था। ये जो ट्रेडर वर्ग है एफआईआईज में, ये शॉर्ट टर्म में भी अगर उधर थोड़ा डालने लगा पैसा, लॉन्ग टर्म में तो अनइन्वेस्टेबल भी कहने लगे हैं कुछ लोग एफआईआईज, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पैसा उधर हम चल गए, वो नहीं चला है, थोड़ा एडजस्टमेंट हो तो एक आध हफ्ते का मामला बिगड़ सकता है। ये एक ध्यान रखने वाली बात है। संतोष और ध्वनि भी है। संतोष, आपसे मार्केट का व्यू, लेवल्स और स्टॉक आइडियाज दोनों एक साथ बताइए, उसके बाद हम स्टॉक आइडियाज ध्वनि की भी ले लेंगे। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अजय जी, वैसे मेरे जितने भी पॉइंट्स थे आपने सारे कवर कर लिए कि आज इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास तो है, बट मार्केट में उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक कई दोनों साइड मूवमेंट मिल रहा है, शॉर्ट साइड भी और बाइंग साइड भी। और इंडिया विक्स भी इतना गिरा हुआ है, बट मार्केट में उसकी ना तो तेजी है ना ही कोई वीकनेस देखने को मिल रही है। तो इंडेक्स निफ्टी की बात करें तो अपने 10 डे मूविंग एवरेज जो करीबन 19,640 के आसपास, उसको रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी भी देखो तो अपने 10 डे मूविंग एवरेज जो 45,650 के आसपास है, आज वहीं एग्जैक्ट लो उसी के आसपास बनाया। तो ये लेवल जब तक होल्ड है, मार्केट साइडवेज ही रहेगा। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो एक रिस्क रहेगा मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आने का, क्योंकि हम ये चीज देख रहे हैं कि कुछ काउंटर्स अच्छे नतीजों के बावजूद भी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग इंडिविजुअल काउंटर्स में भी देखने को मिल रही है। सो आज मेरे जो स्टॉक्स है दोनों ही मेटल स्पेस से चाइना की थीम को ही प्ले करना चाहूंगा। एक तो नेशनल एल्यूमिनियम है। इस स्टॉक की बात करें तो स्टॉक एक क्लासिकल फ्लैग फॉर्मेशन बनाते हुए नजर आ रहा है। वैसे भी पीएसयू थीम तो चली रही है, साथ में मेटल का भी सपोर्ट है। तो यहाँ पे 96 का टारगेट रहेगा, 93.2 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक ग्रेफाइट इंडिया, यहाँ भी आप देखो तो एचईजी, ग्रेफाइट, सभी में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक भी मुझे इमीडिएटली 450 के टारगेट नजर आते हैं, 418 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, ठीक है। एक तो ग्रेफाइट इंडिया हो गया, दूसरा नाल्को हो गया, दोनों आपकी लिस्ट में, दोनों बाय में हैं। और एक बात आपने बात बिल्कुल ठीक कही कि लेवल्स के साथ ही चलना होगा। ये मामला इस समय लेवल्स का है। आ रहे हैं तो फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, लेवल्स बच जाते हैं तो वापस से, जिसे कहते हैं ना कि बाइंग और डिप्स करना चाहिए, ये टिपिकली वो वाला बाजार बन जाएगा। धोनी, आपके शेयर्स कौन से हैं? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून डिम्पी। यहाँ पे मेरी तरफ से जो 2 बाय कॉल्स आज की है, वो उसमें फर्स्ट जो है यहाँ पे वो टीवीएस मोटर का स्टॉक है। टीवीएस मोटर में अगर हम देख रहे हैं तो एक साइडवेज यहाँ पे ट्रेंड बना हुआ है डेली चार्ट पे, बट लास्ट 2 दिन की यहाँ पे अगर हम कैंडल देखते हैं तो काफी अच्छी वोलेटिलिटी इसके अंदर देखने को मिल रही है। बॉटम से वापस हमने रिवर्स करा है और उस चैनल का ब्रेकआउट हमें आज के दिन में देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स का भी इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो काफी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आपको करंट लेवल से इसके अंदर एंटर करना है। 1440 तक का यहाँ पे टारगेट बनता है और स्टॉप लॉस जो है वो आपको 1330 का मेंटेन करना है। दूसरा जो यहाँ पे मेरी तरफ से पिक है वो एमसीएक्स का है। ऑलरेडी एमसीएक्स के अंदर हमें एक अपमूव यहाँ पे देखने को मिला है और शॉर्ट टर्म के चार्ट्स अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो हमें 30 मिनट्स पे एक अपवर्ड राइजिंग चैनल देखने को मिल रही है। मोमेंटम अभी तक काफी हमें थोड़ा सा लोअर साइड देखने को मिला है, बट आज के दिन में इसका जो एडीएक्स है वो 28 के ऊपर मूव कर रहा है, विच इज सजेस्टिव कि यहाँ पे ट्रेंड जो है वो एक मोमेंटम के साथ अब वापस हमें ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो उसमें आपको करंट लेवल से एंटर करना है 1700 और उसके बाद 1735 तक का एक टारगेट इसके अंदर बनता है। 1630 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। अच्छा काम हो रहा है और वो उससे स्टार्ट करना चाहूँगा। पिछले कुछ दिनों में विवेक, हमने देखा एएमसी स्टॉक्स में बढ़िया रहना पाया था। ये बहुत ज़्यादा पिट जाने के बाद निपॉन चलने लगी थी, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी एएमसी तो आज भी 35 रुपये हरे निशान में और 2530 का भाव आ गया। नीचे में ये शायद 1200 तक गया था। एक साल का चार्ट अगर वो दिखा सके तो। आज हम देख रहे हैं कि कुछ और मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स में अच्छी तेजी आ रही है। मोतीलाल ओसवाल का चार्ट देखिए,
आज मोतीलाल ओसवाल का चार्ट करीब 5% ऊपर है, मजबूती है। आप इसको ट्रैक करते हैं, आप देखेंगे उसको विवेक? एक बार मतलब ये कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत पुरानी बात है। रामदेव अग्रवाल से बात कर रहा था, मैं बोला सर क्या हो रहा है स्टॉक में? बोला भाई हमारे हिसाब से तो 1500 रहना चाहिए, लेकिन जा नहीं रहा ऊपर, क्या करें? तो देखिए एएमसी स्टॉक्स काफी बार रिकमेंडेशन दिए। इनफैक्ट आपके वीआईपी स्टॉक्स में मैंने एबीएसएल, यूटीआई, एएमसी ये दोनों कई बार रिकमेंडेशन दिए हैं। और आज के दिन अगर किसी ने लिया तो वो लोग प्रॉफिट में। अब क्या हो रहा था बीच में, काफी दिक्कतें आई थी बाजार में, मालूम है। उसके बाद में जो सेबी का सर्कुलर आया था जो एक्सपेंस रेशियो को लेके, उस पे लग रहा था कि सारे एएमसीज काफी चैलेंजेस से गुजरेंगे। और आज के दिन इतना बैंडविड्थ नहीं है एएमसीज का भी कि आप टायर 2, टायर 3 और इनफैक्ट मैं बोलूंगा टायर 4 सिटीज में भी जाके बिजनेस कर पाओ। तो अगर कमीशंस कम करते हैं, एक्सपेंसेस कम करते हैं, तो कंपनीज को मतलब बहुत प्रॉब्लम्स आती है। अब वो सर्कुलर ऑन द बैक बर्नर है फिलहाल, और सेबी बोल रहा है कि आगे चल के हो सकता है कि जीएसटी वगैरह, जीएसटी एक्चुअली एक्सपेंस है ही नहीं, तो एक टैक्सेशन है, तो उसको भी वो लोग एक्सपेंस रेशियो में ले रहे थे। अगर ये थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ अगर नया सर्कुलर आए तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे कंपनीज यहाँ से बहुत बढ़िया कर सकते हैं। इनफैक्ट मोतीलाल ओसवाल एएमसी है, जो एम्बेडेड वैल्यू अभी मोतीलाल ओसवाल के अंदर है, वो भी ऐसे एएमसी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मैं तो बुलिश रहूंगा ओवरऑल इस स्पेस पे। और एएमसी बिजनेस देखिए ऐसा है कि अगले 10 साल इंडिया में तो अच्छा करने वाला है, क्योंकि बाजार यहाँ से मल्टीफोल्ड ग्रोथ करेगा और जो मैनेज्ड फंड्स होते हैं वो भी यहाँ से अच्छे ही करेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग। कुल मिला के आपकी बात समझ में हमको आ रही है कि एएमसी बिजनेस के अंदर भी बने रहना चाहिए और थोड़ा सेलेक्टिव हो जाएं कंपनी टू कंपनी, अगर आपको जल्दी रिटर्न चाहिए या फिर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चल रहे हैं तो। खैर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का बाजार भले ही एक दायरे में ट्रेड कर रहा हो, लेकिन ऑप्शंस के सौदे फिर भी ढूंढ के ले ही आते हैं हम आपके लिए। तो खुश बोरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑप्शंस का चैंपियन बताने के लिए। खुश सर, बताइए कौन सा ऑप्शन लेना है? एक्सपायरी वाले वीक में भी चल रहे हैं। जी हाँ डिम्पी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। सारे दर्शकों को भी वेरी गुड आफ्टरनून। जो मेरी ऑप्शन की ट्रेड है ये एक स्ट्रैटेजी है। ये एक बुल कॉल स्प्रेड है ऑन हिंडाल्को। एक ब्रीफ बैकग्राउंड ये दे दूं कि मेटल स्पेस में हमने अच्छा खासा ट्रैक्शन देखा है। आज भी ये स्टॉक्स ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जो ये स्ट्रैटेजी है 31 अगस्त की एक्सपायरी की लगानी है, क्योंकि करंट एक्सपायरी में मार्जिन जो है वो बढ़ चुके होंगे। सो विद दैट इन माइंड हिंडाल्को का 450 का 31 अगस्त का कॉल आप बाय करें 17 रुपए पे, 470 का कॉल आप सेल करें 10 रुपए पे। इस स्ट्रैटेजी में आपका जो मैक्स लॉस है ये 9,800 रुपीज का हो सकता है, लेकिन जो मैक्स प्रॉफिट पोटेंशियल है ये 18,200 रुपीज का है। तो अगर एक्सपायरी पे या एक्सपायरी के दिन हिंडाल्को 470 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आपका 18,200 रुपए का जो मुनाफा है ये हो जाएगा। ओके ठीक है, ये सारी की सारी जो कॉल्स हैं वो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की हैं, आपको जुलाई में नहीं आना, क्योंकि 27 तारीख एक्सपायरी है, आज 25 तारीख हो चुकी है। खुश का मानना है कि एक हिंडाल्को चलेगा, 450 की कॉल को ख़रीद के चलें आप, लेकिन ये 70 पे आके रुक भी सकता है। एक्सटेंडेड डिस्क्लोजर भी हम आपके सामने रख दें, जो खुद अब अगर आप ट्रेडिंग टर्मिनल्स भी खोलते हैं ना, तो इस सेबी का सर्कुलर आपके सामने आ जाता होगा, आप उसको अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ते होंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग हम भी आपके सामने रख देते हैं फिर से कि आप ऑप्शंस में ट्रेड करें, अपना जोखिम सब कुछ चेक करके करें। 10 रुपये की कॉल आपको बेचनी है, मतलब 470 की स्ट्राइक की कॉल बेचनी है, 10 रुपये में बिकेगी, 17 में ले लेनी है। तो 450 से 470 के बीच में हिंडाल्को चलेगा, ऊपर जाएगा बिकेगा, नीचे जाएगा खरीदा जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड 1:2 हो गया, जाएंगे पैसे 10,000, आएंगे पैसे करीब करीब 19 से 20,000। तो ये आपके लिए एक रिस्क रिवॉर्ड हो गया हिंडाल्को वाले शेयर्स के अंदर, आप एक ट्रेड ले सकते हैं। हमने ब्रैकेट में लिख दिया अगस्त कॉन्ट्रैक्ट, इनका कोई वीकली नहीं होता, इनका सीधा मंथली होता है, तो आपको पूरे मंथ का फ़ायदा भी मिल जाएगा। खुश, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सभी सौदे बताने के लिए। कोई और मेटल का काउंटर विवेक जी से और समझ लेते हैं। विवेक जी, जब सारी बातें चल ही रही हैं कि मेटल्स के अंदर चाइना का इम्पैक्ट भी इन्वॉल्व है, अब थोड़ा कंजम्पशन का इन्वॉल्व भी है, इनकी बैलेंस शीट ठीक है, टाटा स्टील के नंबर आने के बाद भी आज वो चला, आपको कुछ और मेटल कंपनीज अच्छी लगती है? देखिए टिम्पी, अभी मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले कि खाली चाइना ओपन अप होगा उस बेसिस पे कोई स्टॉक मैं अग्रेसिवली मेटल लूं मैं नहीं प्रेफर करूंगा, क्योंकि
ये ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, एक सेंटिमेंटल रीजन के कारण मेटल चल रहे हैं, हो सकता है कि अगले आजकल तो हफ्ते हफ्ते एक सिक्लिकल ट्रेंड हो गया है, कभी कोई सेक्टर कभी कोई सेक्टर। तो अगर आगे और ऊपर बढ़े तो मैं तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहूंगा। अगर फिर भी आप बोलो कि कौन सा मेटल स्टॉक मैं प्रेफर करूंगा, देखिए टाटा स्टील आज भी बेस्ट बेट रहेगा, क्योंकि ऑन द सेफर साइड मतलब डाउन साइड इसका मिनिमल है। और आगे जैसे जैसे ये कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स आपको देगी, ये कंपनी धीरे धीरे डेट फ्री होने के कगार पे ये जा रही है। तो लॉन्गर टर्म में टाटा स्टील आपको 100% फायदा देगा, ये तो पक्की बात है। लेकिन हाँ, बहुत अग्रेसिवली नहीं, स्लोली यहाँ से मैं टाटा स्टील ऐड करना चाहूंगा। एशियन पेंट्स के अभी भी रिजल्ट्स आए हैं और एशियन पेंट्स में नंबर अच्छे आए, ग्रॉस मार्जिन करीब करीब बढ़े हैं इनफैक्ट, और उसके बाद भी स्टॉक की अच्छी पिटाई हो गई, 4% नीचे। ये है एशियन पेंट्स की कमेंट्री, अच्छी कमेंट्री आई है। लेकिन उसमें उसके बाद भी कुछ हद तक जो कमोडिटी यूज़र कंपनीज हैं, जो जैसे क्रूड यूज़ करते हैं एशियन पेंट्स, आज जो ट्रेड चल रहा है बाजार में वो कमोडिटी यूज़र्स को शॉर्ट एंड लॉन्ग कमोडिटी प्रोड्यूसर्स, वो कुछ होता हुआ नजर आया। लेकिन एशियन पेंट पे ध्वनि आपसे व्यू जानना चाहूँगा, आज का जो फॉल दिख रहा है एशियन पेंट में, क्या वो वॉल्यूम बैक्ड है? क्या एफएनओ में अच्छी शॉर्टिंग चल रही है इसमें? नीचे के लेवल्स क्या लगते हैं, या किस लेवल पे आपको लगता है अटेम्प्ट करना चाहिए बाय का? जी बिल्कुल अजय, यहाँ पे एशियन पेंट का अगर हम स्टॉक देख रहे हैं तो ओवरऑल वॉल्यूम्स के साथ इसके अंदर हमें आज की जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर इसके अंदर रिट्रेसमेंट बनाते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल जो लेवल मिल रहा है सपोर्ट का, तो 32,040 का लेवल बनता है। यहाँ पे 3240 के लेवल के पास स्टॉक को यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए, जो हमें पहले भी एक प्रीवियस स्विंग हाई अराउंड सेम लेवल्स देखने को मिली है दिसंबर 2022 में। तो इसी लेवल के पास वापस से इसके अंदर एक बाइंग पावर वहां पे देखने को मिलेगी। बट अभी फिलहाल के लिए स्टॉक में कोई भी बाय एक्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। नीचे की तरफ के सेल के लेवल्स जो है वो यहाँ पे ज्यादा ओपन अप होते हुए दिख रहे हैं। एशियन पेंट्स की बात करते हुए आईटीसी इन्फोसिस आज नीचे के लेवल से काफ़ी अच्छा रिकवर हुआ है। डायरेक्टर साहब, अगर आप इंट्राडे दिखाएं, ये देखिए नीचे में 1328 वाला इनफैक्ट लो 1324 का बना है और इस समय 1336-37 के आसपास है। संतोष, आईटी में बाय ऑन डिप का अगर मूड हो तो आप कौन सा लेंगे? पहले इन्फोसिस की बात करें तो मुझे लगता है इन्फोसिस अभी कुछ टाइम यहीं लोअर लेवल पे स्पेंड करेगा। बहुत ज़्यादा मंदी भी नजर नहीं आती, तो बहुत ज़्यादा उछाल भी नजर नहीं आता। ये 1300 से 1400 के बीच में टाइम स्पेंड करेगा। वहीं अगर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में मुझे अगर कोई लेना है तो मुझे एम्फेसिस बेटर नजर आता है। स्टॉक में आप देखोगे कि रिजल्ट्स के बाद भी एक रिकवर, जिस दिन इन्फोसिस में बड़ी गिरावट थी, इस दिन इसने बड़ी तेजी दिखाई थी, तो इस स्टॉक पर नजर रखना चाहिए। यहाँ एक बॉटम आउट प्रोसेस दिख रही है। यहाँ पे 2100 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हो पोजिशनल बेसिस पे। ऊपर में 2500 तक के टारगेट नजर आते हैं। ठीक है। इस बीच जेके पेपर से कल नंबर आए थे, ना केवल नंबर आए थे, उन्होंने ये भी कहा कि एक प्लांट को लेकर वो अपनी कुछ कैपेसिटी को भी और इंक्रीज़ करना चाहते हैं। हमने कंपनी के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर एस मेहता से बातचीत की। आइए सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं अपने नंबर्स और इस एक्सपेंशन वाली खबर के बाद। देखिए, जहां तक डिमांड का सवाल है, अनकोटेड पेपर कैटेगरी का डिमांड ठीक है। कोटेड पेपर की डिमांड में ड्रॉप दिख रहा है इस क्वार्टर में, और पैकेजिंग बोर्ड के डिमांड में भी ड्रॉप दिखा है। तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं। कोटेड पेपर में जो डिमांड का ड्रॉप दिख रहा है वो ये है कि अप्रैल के जून ये जो महीनों में या तो पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग, प्रिंटिंग जिसमें कोटेड पेपर यूज होता है उसमें कुछ रिडक्शन हुआ होगा। और पैकेजिंग बोर्ड में डिमांड सबड्यूड रही। मैं ये नहीं कहूंगा कि ग्रो नहीं हुई, थोड़ा ग्रो हुई है, लेकिन जो ग्रोथ हम पैकेजिंग बोर्ड में एक्सपेक्ट करते हैं कि 8 से 10% ग्रो करेगा, वो इस क्वार्टर में नहीं दिखा। जो होपफुली अब क्योंकि फेस्टिव सीजन आने वाला है तो नॉर्मली मिड जुलाई से या अगस्त से इसकी डिमांड ठीक आनी शुरू होती है। तो होपफुली वो डिमांड ठीक आएगी, क्योंकि पैकेजिंग बोर्ड की डिमांड फार्मा एंड एफएमसीजी सेक्टर में होती है। तो फार्मा सेक्टर में भी लोअर ग्रोथ रही है, जो रिजल्ट से पता चलता है। एफएमसीजी में भी बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं दिखी। होपफुली अब जो दोनों सेक्टर की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं
उससे लगता है कि आने वाले टाइम में पैकेजिंग बोर्ड की डिमांड ठीक रहे। रॉ मटेरियल कॉस्ट में मैं ये कहूंगा कि पल्प के दाम अब गिरे हैं, लेकिन क्योंकि जो लोअर रेट का जो पल्प है वो अब आना शुरू हुआ है, तो उसका कंजम्पशन अगस्त से होगा। इसलिए अभी तक जो जो पल्प कंज्यूम हो रहा था पैकेजिंग बोर्ड के लिए, क्योंकि बाकी तो पल्प हम अपना बनाते हैं, तो वो अभी तक महंगा पल्प यूज हो रहा था, तो रॉ मटेरियल में कोई रिलीफ ज्यादा नहीं मिला। होपफुली पल्प का जो रिडक्शन है उसका रिलीफ अगस्त से मिलना शुरू होगा। ओवरऑल कमोडिटी प्राइसेस तो ठीक हुए हैं, लेकिन जो हमारा बेसिक रॉ मटेरियल लकड़ी, उसके दाम बढ़े हैं, क्योंकि जब किसान को दूसरी चीजों में दाम अगर ज्यादा मिलते हैं तो नेचुरली लकड़ी के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आता है। ये है जेके पेपर, नंबर अच्छे आए और स्टॉक के अंदर काफ़ी बढ़िया हमें रिबाउंड देखने को मिल गया। एसआरएफ के स्टॉक को लेके डाक्टर साहब, पहले आप चलाइए आज का इंट्राडे, डेज हाई पर नज़र आएगा, और दूसरा आप एसआरएफ का चार्ट चलाइए 6 महीने या 1 साल का। आपको नज़र आएगा कि ऊपर से शॉर्टिंग हो रही है, एसआरएफ में कमज़ोरी, एक्सपोर्ट्स में डोमेस्टिक प्राइसिंग में प्रेशर, चाइना का इन्वेंट्री बिल्डअप, दुनिया भर के रीजंस की वजह से ये देखिए 1 महीने में 6% नीचे, 3 महीने 6 महीने का भी व्यू लेके आई है। हुआ आज क्या है कि एसआरएफ के मैनेजमेंट ने पॉजिटिव कमेंट्री दे दी है, ये कहते हुए कि जी हाँ थोड़ा सा बाजार दबाव बना रहेगा मार्जिन पे, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द मार्केट में प्रदर्शन बेहतर होने की उम्मीद है, और इसकी वजह से थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हमें एसआरएफ में नजर आई। विवेक, आपको लगता है कि ये, आपको याद होगा शारदा क्रॉपकेम ने अपनी एक्सपोर्ट की गाइडेंस काटी, उसके बाद एफएमसी ग्लोबल, उसके बाद आपका बासफ ने काटी गाइडेंस, यूपीएल का भी धंधा कारोबार थोड़ा प्रेशर में आता हुआ नजर आया, और इसने क्या कहीं ना कहीं बॉटम हो रहा है एग्रीकेम, नेक्स्ट 2-3 महीने में बॉटम बनेगा, लेना चाहिए, इस कमेंट्री को कैसे रीड करते हैं? मुझे नहीं लगता है कि बहुत अग्रेसिवली यहाँ से बॉटम आउट होगा। पहला कारण, एक तो देखिए मॉनसून जो होना था वो हो गया, और अग्रीकेम में आज के दिन इतनी बड़ी दिक्कत है कि मॉनसून के पहले थोड़ा बहुत इसमें जो हलचल आती है और वापस ये सारे स्टॉक्स कुछ हद तक साइलेंट पड़ जाते हैं। तो जब तक अगले क्वार्टर का रिजल्ट सही में जैसे बोल रहे हैं कि बॉटम आउट होते हुए लगे नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत अग्रेसिव बाइंग यहाँ से आएगी। और अगर आप जैसे यूपीएल का भी बात की है, आप देख लो लॉन्गर टर्म चार्ट, स्टॉक हर एंगल से अंडर वैल्यूड होगा, लेकिन स्टॉक मूवमेंट कभी नहीं देता है। तो ये अग्रीकेम स्टॉक्स में ये दिक्कत हमेशा रहेगी, इसके लिए मैं तो थोड़ा सा इससे दूर रहूंगा। और इसमें क्या है कि एक तो पॉलिटिकल ये भी बहुत रहता है, अग्री आप अपने हिसाब से पूरा का पूरा फ्रीली बिजनेस नहीं कर सकते हो, तो फिलहाल अवॉइड रहेगा। एसआरएफ यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज कॉस्टली है, बहुत शानदार कंपनी है फंडामेंटली, लेकिन हाँ वैल्यूएशन कॉस्टली है। ऑन टिप्स जरूर मैं देखना चाहूंगा 2000 के नीचे जाए तो। ओके, ठीक है। एसआरएफ के जब चार्ट्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि शेयर नहीं चलेगा, लेकिन आज कमेंट्री आने के बाद ये करीब 1% ऊपर है, 20 रुपये की तेज़ी है, लेकिन अभी भी रिवर्सल वाला सिग्नल वो नहीं आए हैं। इसलिए मैनेजमेंट की कमेंट्री, एक्सपर्ट्स का व्यू और सारी चीज़ का विश्लेषण हमने आपके सामने कर दिया। एक छोटे से ब्रेक कवर कर रहा, जो सुबह भी हमने आपके सामने एनालिसिस रखा था कि अगर आपको आज कोई काम है इंडाइसिस से जुड़ा हुआ तो आप फ्री होकर कुछ भी कर लीजिए, आज इंडाइसिस कहीं नहीं जा रहे हैं। खैर, एक और पॉइंट भी है, आज अगर आप नोटिस करेंगे ना मार्केट के अंदर, तो अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाइंग देखने को मिल रही है, ज़्यादातर शेयरों में एवरेज के मुकाबले। एग्जाम्पल के लिए जैसे अडानी ग्रीन 10% पे लॉक हो गया शेयर, अदानी एंटरप्राइज अभी चला हुआ शेयर अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अंबुजा सीमेंट 3.5% है। चलिए इसको तो मैं 1 मिनट के लिए दूसरे तरीके से भी काउंट कर सकता हूँ, अदानी ट्रांस 7% ऊपर है। तो विवेक जी, ये अडानी ग्रुप के शेयर्स में वापस से थोड़ा आज वॉल्यूम बैक खरीदारी देखने को मिल रही है, इसमें कैसे आप इसको कैलकुलेट करते हैं और कौन सी कंपनी अच्छी है? डिम्पी जी अपना व्हाट्सएप देखिए, अभी मैंने आपको मैसेज किया कि क्या न्यूज हो गया, अचानक अडानी स्टॉक्स पर जा रहे हैं। तो इस स्पेस में मुझे तो अडानी विल्मर बहुत अच्छा लगता है आज के दिन भी, और अडानी पोर्ट्स तो जो होना था ग्रुप में आई थिंक हो चुका है। अब पास्ट इज पास्ट, जितना मतलब बोलते हैं ना पानी जाना था अंडर द ब्रिज, वो जा चुका है। यहाँ से अडानी स्टेबल है,
और मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव इसमें आने वाला है। जिस जिस हिसाब का भी इन्वेस्टिगेशन है, सारा मामला ठंडा होकर रखा है, आप देख रहे रहेंगे। तो अडानी विल्मर यहाँ पे मुझे सस्ता लग रहा है। लास्ट टाइम इसका जो रिजल्ट आया था उसके बाद में पाम ऑयल प्राइसेस वगैरह कम हुए हैं, इनकी कॉस्टिंग थोड़ा सा इन पे इन्फ्लेशन प्रेशर भी कम हुआ है, तो मुझे लगता है कि अडानी विल्मर फर्स्ट चॉइस रहेगा। और ऐसा डिस्क्लोजर मेरे पास पर्सनल होल्डिंग भी है ये, तो इसको लेना चाहिए। ये आपको वापस 500 तक दिखा सकता है। कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे साथ शरद जुड़ रहे हैं, खबर गरम है लेके। जानते हैं कि कौन से स्टॉक से बातचीत हो रही है उनके HNI सर्कल्स और ट्रेडिंग सर्कल्स में। बताइए। गुड आफ्टरनून शरद। जी बिल्कुल, जो हमारे जो है डीलर्स के साथ बात हो रही है वहाँ पे जो है हमें पता चल रहा है कि अजंता फार्मा स्टॉक में जो है इनमें कुछ काउंटर्स में जो है बाइंग देखने मिल रही है। आपके जो DI काउंटर्स है वहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो वॉल्यूम्स जो है ऑलमोस्ट 13 टाइम्स उनके 20 डे एवरेज पे देखने मिल रही है। और जो DI इन्वेस्टर्स है वहाँ पे निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, UTI म्यूचुअल फंड और टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस जैसे दिग्गज DI इन्वेस्टर्स ऑलरेडी है। स्टॉक में देखा जाए तो लगभग 30% से ज़्यादा का ग्रोथ मार्च लो से देखने मिली है। और याद रखिए Q1 रिजल्ट्स जो है आपको जुलाई 27 को आने वाले और इनक्रेड के ब्रोकिंग रिसर्च के हिसाब से मार्जिन्स का जो है एक अच्छा एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है, लगभग 350 बेसिस पॉइंट का सिक्वेंशियल बेसिस पे। और जो उनकी अफ्रीका की ब्रांडेड सेगमेंट बिजनेस है वहाँ पे जो है एक अच्छी रिकवरी देखने मिलेगी। और उसके अलावा जो है ओवरऑल अगले 2 साल में जो है कंबाइंड कंसोलिडेटेड बेसिस पे 200 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन एक्सपेंशन भी है। हालांकि मैनेजमेंट कमेंट्री जो थी साल के शुरुआत में वो कहे थे कि अगला 15 से लेकर 18 महीने तक यानी कि अगला 1 साल तक अब इस लेवल से जो है थोड़ी प्राइसिंग प्रेशर US में ज़रूर देखने मिल सकती है, पर रिकवरी के जो ऑफशूट्स है स्टॉक्स में देखने मिल सकते हैं। अजंता फार्मा 6.5% ऊपर है। ध्वनि, अजंता फार्मा के बारे में बताइए, चार्ट्स क्या कहते हैं। और मुझे ये अपना ज्योति लैब भी जरा चेक करके बताएं। आज ज्योति लैब में क्या हुआ, मैनेजमेंट ने कमेंट्री में बोला कि हम इंडस्ट्री से ज़्यादा तेज़ ग्रो करेंगे। आप लेके आइए एक बार ज्योति, आइए देखिए 20% सर्किट का लग गया। जैसे ही इन्होंने बोला लेके आइए कमेंट्री कि हम इंडस्ट्री से ज़्यादा ग्रो करने का एम बना रहे हैं, आउट परफॉर्म करेंगे और हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स की तरफ हम ध्यान देंगे। ये दोनों चीज़ें हुई ठक स्टॉक सर्किट। जरा इसके भी चार्ट चेक करके बताएं ध्वनि। जी बिल्कुल, यहाँ पे ज्योति लैब का चार्ट जो है उसमें ज्यादा इट्स लाइक नो ब्रेनर स्टॉक चार्ट, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि स्टॉक ने अपनी ऑल टाइम हाई का एक ब्रेकआउट दिया है। और इसके अंदर जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहती है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से ही आपको करनी है। जो ब्रेकआउट लेवल था 250 का था यहाँ पे, तो वो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। हम ऊपर के जो ट्रेजेक्ट्री है उसके अंदर ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं। इसके अंदर अगर सर्किट ओपन होती है कल के सेशन में, अगर किसी को एंट्री लेनी है तो आप 280 से 285 के रेट्स के अंदर इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 250 का आपको अभी फिलहाल मेंटेन करके चलना है। जैसे ही स्टॉक आपका 320 का लेवल क्रॉस करता है तो आप कॉस्ट के ऊपर इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इसी सिंपल स्ट्रैटेजी के साथ इसके अंदर काम करना रहेगा। जहां तक अजंता फार्मा का सवाल है, अजंता फार्मा में भी हमें देखने को मिला है कि पिछले कुछ सेशन से इसके अंदर डेफिनेटली एक अपमूव बनी हुई है। आज के दिन में अगर हम देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। 2 बॉटम्स यहाँ पे बने थे जहां पे नीचे की तरफ में 1385 का जो लेवल बन रहा था उसको हम ब्रेक नहीं कर पाए हैं। वहां से ही एक अपमूव यहाँ पे कंटिन्यूएशन ऑफ द पैटर्न चल रहा है। जो नेक्स्ट टारगेट इसके अंदर बनता है तो पोजिशनली इसके अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1620 के ऊपर इसका एक टारगेट बनेगा। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे 1580 के टारगेट के लिए प्ले आउट करा जा सकता है। नीचे आपको जो यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो आप इसके अंदर 1470 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। ये हो गई अजंता फार्मा और ज्योति लैब्स पे। हर्ष ने जो ये तैयार किया है कि भाई प्रीव्यू तैयार किया है कि एक्सिस बैंक के नतीजे क्या होंगे, ये एक बार लेके आते हैं और संतोष से डिस्कस करेंगे कि चार्ट क्या कह रहा है ट्रेड का। चार्ट जो है ऑफ लोज है, कल एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स हैं और मालूम चल रहा है कि एक्सिस बैंक में भयंकर मुनाफा बढ़ेगा, करीब करीब 45% उम्मीद है कि बढ़ेगा। 30% की NI ग्रोथ उसके अंदर बढ़ सकती है। यही नहीं, अगर आप प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट्स में देखें उसमें भी करीब करीब 51% की तेज़ी होगी और 900 करोड़ का प्रोविजन आने की उम्मीद है। ये तो है प्रीव्यू, लेकिन
चार्ट्स क्या कह रहे हैं, क्या ट्रेड बन रहा है इसमें साफ साफ 960 पे? संतोष? जी अजय जी, मुझे एक्सिस बैंक में थोड़ा सा रिस्क लग रहा है। नतीजे तो नो डाउट शायद अच्छे ही आएंगे, सभी बैंकों के नतीजे अच्छे आ रहे हैं। सिमिलरली लाइक आईसीआईसीआई बैंक, इसमें भी एक रिस्क हो सकता है, एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो चार्ट में कहीं ना कहीं एक 980 990 के आसपास एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। अगर ये स्टॉक 950 के नीचे फिसलेगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग का कैंडिडेट हो सकता है। स्टॉक शायद पे 910 900 रुपए तक फिसल सकता है। तो मेरा भी थोड़ा सा शॉर्ट साइड ज्यादा लग रहा है इंस्टेड ऑफ बाइंग। यहाँ पे अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। क्या एसीसी को बीटीएसटी का कैंडिडेट बनाया जा सकता है धोनी? एसीसी बीटीएसटी करके जाएं? जी बिल्कुल, यहाँ पे एसीसी जो है इसके अंदर जो आज के दिन में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है वो डेफिनेटली एक यहाँ पे बीटीएसटी का कैंडिडेट बनता है। मोस्टली यहाँ पे एक मीन रिवर्टिंग ट्रेड जो है वो इनिशिएट हुआ है, जिसके अंदर आपकी जो 200 की डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको अब प्राइस चेज करेगी। ऊपर की तरफ के आपके जो टारगेट है वो 1959 तक के 1960 तक के एक्सटेंड होते हैं यहाँ से, और जो स्टॉप लॉस आपको इसके अंदर मेंटेन करना है तो 1865 का लेके चलिए। ठीक है। इसके अलावा एक शेयर और है जिस पे ट्रेडर्स का काफ़ी मन रहता है और वो टिपिकली फ्यूचर्स के अंदर भी शायद आ जाएं अगले मंथ से। इस मंथ उन्होंने काफ़ी रिलीफ पाया, वो था जी एंटरटेनमेंट का शेयर। विवेक सर, आपको तो सारी खबरों का पता ही होगा, आप इसको ट्रैक भी करते हैं, आपको पता भी है लिटिगेशंस के मामले चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये शेयर ऐसी स्पीड पकड़ रहा है। अभी भी आप देखिए बाकायदा डेज हाई पे आ गया 4% के मूव के बाद। कहीं ऐसा तो नहीं है हम देखते ही रह जाएं और शेयर चल के 300 हो जाए, हम यही सोचते रह जाएं कि लिटिगेशन के मामले चल रहे हैं, खरीद ही ना पाए? डिप्पी जिस दिन ये पैनिक में था ना करीबन 175 180 उस दिन हमने लिया था, और गलती ये की कि जिस दिन अपर सर्किट लगा था बीच में 220 का, उस दिन हम लोग निकल गए थे। तो फिलहाल मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं बहुत बुलिश हूँ जी एंटरटेनमेंट। जो सिनर्जीज आएगी सोनी के मर्जर के बाद, देखिए ये आज के दिन एक समझ लीजिए कि पर्सन रिलेटेड प्रॉब्लम है मैनेजमेंट में कि सेबी भी नहीं चाहता है और काफी लोग नहीं चाहते कि पर्टिकुलर एक दो लोग मैनेजमेंट में नहीं रहे। अगर वो लोग चले जाते हैं कोई भी हुक और क्रुक से, मुझे लगता है कि आफ्टर मर्जर ये एक बहुत शानदार स्टॉक बन सकता है एंटरटेनमेंट स्पेस में। और आपने जैसे कहा, आपके मुंह में घी शक्कर, 300 भी हम लोग देख पाएंगे, तो पक्का एक बाई कॉल ही रहेगा। और साइकोलॉजिकली मैं भी देख रहा हूँ कि 220 अगर वापस मिल जाए तो री एंट्री मारेंगे। कुछ और मिड कैप स्टॉक्स की तरफ नजर डालिए। ये एसएल प्रोपैक बहुत दिनों के बाद, ईपीएल लिमिटेड इसका नाम है, इसका टिक साइज जरा लेके आइए ध्वनि। ईपीएल एसएल प्रोपैक पहले हुआ करता था, कई दिन से धीरे धीरे अपमूव बना रहा है, आज 3.5% ऊपर है। इसका 3 महीने का ग्राफ दिखाइए तो एक राउंडिंग बॉटम बना के ट्रेन चलने की कोशिश कर रही है। ये देखिए 170 से चला, ये 230 पे आ गया है। इसमें यहाँ से लेना चाहिए डिप पे। जी बिल्कुल अजय, यहाँ पे जो फॉर्मेशन है चार्ट की, बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर इसने बनाया हुआ है। ओवरऑल यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो जिस राउंडिंग बॉटम की आप बात कर रहे हैं उसका ब्रेकआउट लेवल जो है वो हमें आज की सेशन में देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने यहाँ पे 230 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, तो डेफिनेटली इसके अंदर बाइंग बनती है। कोई भी डिप आपको इसके अंदर मिल रही है जिसके अंदर आपको 217 तक का भी एक नीचे की तरफ का डिप मिलता है, ये पोजिशनल कॉल रहेगी जिसके अंदर आपको एंटर करना है। आप इसमें नीचे की तरफ का जो स्टॉप लॉस इसका लगेगा, तो यहाँ पे आप नीचे की तरफ में 208 के स्टॉप लॉस के साथ इसको अपने पोर्टफोलियो में 6 से 8 महीने के लिए ऐड कर सकते हैं। इसका फर्स्ट टारगेट जो यहाँ पे बनता है, तो कंजर्वेटिव टारगेट अगर लेके चलते हैं तो 245 का बनता है, और अगर इसके अंदर हम ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 260 तक की भी एक अपमूव इसके अंदर देखने को मिल सकती है। टेक महिंद्रा के शेयर को भी लेके आइए, कल रिजल्ट्स हैं, आईटी में कहानी एकदम साफ है, लेकिन टेक महिंद्रा में अगर आप इंट्राडे मूवमेंट देखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि नीचे से ये रिबाउंड करके आया है। इसका आज का लो है 1145। रिजल्ट्स में कमज़ोरी आपको दिखाई दे रही है, टॉप लाइन में बॉटम लाइन में दोनों में कमज़ोरी की आशंका है। तो स्टॉक नीचे से रिकवर क्यों कर रहा है? 1145 का लो बना के करीब करीब 1155-60 की तरफ है। क्या ये बाय ऑन डिप बीटीएसटी का कैंडिडेट है या छोड़ दें? संतोष? यस, टेक महिंद्रा को लेके काफी ज्यादा पेसिमिज्म है बिकॉज ऑफ द टेलीकॉम सेक्टर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, तो बोल रहे कि इसके
बिजनेस पे इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा आ सकता है। लेकिन टेक्निकली इसका स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लग रहा है। स्टॉक ने अभी रिसेंटली 1135 1140 का रेजिस्टेंस निकाला था, उसके बाद तेजी दिखाई थी। अब करेक्ट होकर वापस उसी एरिया के पास है, तो यहाँ पर एज ए बाइंग साइड रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बनता है। कोई भी अगर पॉजिटिव सरप्राइज आता है तो स्टॉक एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट हो सकता है। तो थोड़ा सा जो एग्रेसिव साइड प्ले करना चाहते हैं, ऑप्शंस के थ्रू भी प्ले कर सकते हैं, तो आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1130 का। अगर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आती है तो स्टॉक शायद 1250 1300 तक जा सकता है। ठीक है संतोष, एक हेल्प कीजिए। गेल और ओएनजीसी दोनों गैस के स्टॉक हैं। एक एक्सप्लोरेशन से जुड़ी हुई कंपनी है और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ट्रेडिंग से जुड़ी हुई कंपनी है। इन दोनों में से ज़्यादा बेहतर कौन है? एक ही गैस की कंपनी को मैं रख सकता हूँ अपने पोर्टफोलियो में या फिर रखना चाहूँगा भी? गेल या फिर ओएनजीसी, दोनों पे ट्रस्ट आ रहा है, दोनों का अच्छे लेवल्स दिख रहे हैं, वॉल्यूम बेस दिख रहा है। यस, वैसे मुझे दोनों ही काउंटर अच्छे लग रहे हैं। गेल में तो मल्टी मंथ ब्रेकआउट आया है, काफी लंबे समय के बाद स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो इसमें भी तेजी बन सकती है। अगर यहाँ तेजी करते तो 125 का टारगेट आ सकता है, नीचे आप 112 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। बट रिलेटिवली मुझे ओएनजीसी बेटर लगता है, बिकॉज गेल में कितनी बार होता है कि ब्रेकआउट आके फॉल्स ब्रेकआउट आके वापस स्टॉक नीचे आ जाता है। ओएनजीसी मोमेंटम बना हुआ है, एटलीस्ट लग रहा है कि 180 तक के टारगेट दिखा सकता है। और इस कई ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई थी बीच में, उसमें भी इसको 200 रुपए तक के भी टारगेट दिए थे। स्टॉक में है पोटेंशियल अपसाइड, नीचे आप इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए 170 का। और दोनों में से चॉइस करनी हो तो ओएनजीसी और गेल में से एक रखना हो तो? ओएनजीसी मुझे रिलेटिवली बेटर लगता है। ठीक है, डन। ओएनजीसी आपको ठीक लग रहा है, हालांकि 180 तक आप कह रहे हैं कि चले जाने के इसके चांसेस ज़्यादा हैं। ये पिछले 2 दिन से अपना बेस बना रहा है 170 के ऊपर आके, और आज भी भले मार्केट उथल पुथल कर रहा हो लेकिन ये रेंज में अपने आप को डेज हाई पे ही क्लोज कराने की तैयारी कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है तो ये देखिए लो बना है 800 करीब 55-56 का, और इस समय 870 पे है। बढ़िया रिबाउंड गोइंग इनटू रिजल्ट्स, स्टॉक मजबूत है। विनी बताएंगे हमको कि नंबर्स में क्या हो सकता है इस क्वार्टर। बताइए विनी। तो टाटा कंज्यूमर्स के ये टाइम जो नंबर्स एक्सपेक्टेशन है, रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 12% की एक्सपेक्टेड है, प्रॉफिट की ग्रोथ 18% पे है, और मार्जिन्स इबिटा मार्जिन में स्लाइट बिट एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है, 60 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन, और इबिटा मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है 14.3% पे वर्सेस 13.7% पे। नाउ मार्जिन्स को क्या सपोर्ट कर रहा है? वन तो ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज, बेटर मिक्स है जो सपोर्ट करेगा मार्जिन्स को, और उसके अलावा एक्सपेक्टेड है कि एड स्पेंड्स थोड़े कम रहेंगे ये टाइम अराउंड, तो एड स्पेंड्स की वजह से भी सपोर्ट होगा मार्जिन्स को। उसके अलावा अभी रेवेन्यूज की बात करते हैं, सेगमेंट्स की बात करते हैं, तो नारिश्को है स्टारबक्स की जो जेवी है, वहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। इंडिया फूड बिजनेस में एक्सपेक्टेड है कि ग्रोथ आएगी अराउंड 20+% पे इंडिया फूड बिजनेस की रेवेन्यू ग्रोथ होगी, और उसमें स्पेसिफिकली संपन्न की बात करें तो वहाँ पे प्राइसिंग लेड ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो फूड बिजनेस में भी थोड़ी प्राइसिंग लेड ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, बिकॉज उन्होंने प्राइस हाइक्स ली थी पल्सेस और पोहा सेगमेंट में। उसके अलावा बेवरेज बिजनेस में एक्सपेक्टेड है कि विटनेस करेंगे मिड सिंगल डिजिट वैल्यू ग्रोथ यहाँ पे, और टी इन्फ्लेशन, कॉफी प्राइसेस वो थोड़े बढ़े हुए थे, तो यहाँ पे कमेंट्री क्या आ रही है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। उसके अलावा डिमांड एनवायरनमेंट पे क्या कमेंट्री है, इंटरनेशनल बिजनेस की क्या कमेंट्री आ रही है वहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और कमेंट्री मैनेजमेंट से वॉच आउट करेंगे हम लोग। ठीक है, ट्रेडिंग आइडिया, इसमें ट्रेड बनता है या नहीं बनता ये बताएंगी हमको ध्वनि। टाटा कंज्यूमर इस भाव से? जी बिल्कुल, यहाँ पे टाटा कंज्यूमर का अगर हम चार्ट चेक करते हैं तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग यहाँ पे है, जो एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड पोटेंशियल बनाए हुए हैं। इंट्राडे चार्ट्स भी इसके जो देख रहे हैं तो स्टॉक कॉन्स्टेंटली यहाँ पे एक 200 पीरियड की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है 30 मिनट्स पे, उसका सपोर्ट लेके वहां से एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री बनाए हुए हैं। यहाँ से हम ऊपर की तरफ में 880 से लेके 890 का यहाँ पे टारगेट लेके चलते हैं, और स्टॉप लॉस जो यहाँ पे रखना है तो आपको 860 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। ये टाटा कंज्यूमर्स पे एक पूरा एनालिसिस हमने आपके सामने रखा, और साथ ही ध्वनि ने भी बता दी कैसे ट्रेड लेना चाहिए। एक दो शेयर जरा और चेक करते हैं मार्केट के अंदर जहाँ वहाँ भी मोमेंटम बन रहा है। जब टाटा कंज्यूमर्स की बात हुई, मैंने एफएमसीजी के सभी शेयर चेक किए, मेरे को मैरिको के अंदर भी बाइंग दिख रही है। मैरिको, विवेक सर आपका रिकमेंडेशन क्या है? स्लो मूवर है, लोग इसको लेते हैं तो थोड़ा थक जाते हैं, चलता नहीं है, बट आपको ये वैल्यूएबल दिखता है, जस्टिफाई है यहाँ पे 550 के आसपास लेना? डिम्पी जी, ऐसा डिस्क्लोजर 15 साल पहले 60 रुपए में लिए हुए अभी तक पड़े हैं मेरे पास, और उसके बाद में काया भी मिली है मुझे। और आज के दिन देखिए
एफएमसीजी में मुझे लगता है कि ये बहुत स्ट्रांग कंपनी है। एक तो जीरो डेट, एफएमसीजी में जीरो डेट कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है, और जो मैनेजमेंट एफिशिएंसी है इसका अभी भी 35% के ऊपर है। तो इतने सालों के बाद आज तक अगर मैंने बेचा नहीं है तो उसका कोई कारण है, और मुझे लगता है कि आगे चल के बहुत अच्छा करेगा। तो हमारी को तो एक बाई रिकमेंडेशन ही रहेगा मेरी तरफ से। भाई आप तो जबरदस्त लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, इसीलिए आपसे बात करके मजा आता है। देखिए ये सिर्फ बात नहीं करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की, प्रैक्टिस से भी लाते हैं, और मतलब आप समझ लीजिए कि वॉक द टॉक कर दिया आपने। मजा आ गया। ये हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि सिर्फ प्रीच मत करिए, आप प्रैक्टिस भी वही करिए जो आप सबको बताते हैं। 15 साल से स्टॉक लेके बैठे हैं, बहुत शानदार। चलिए कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज़ के बारे में बात कर लेते हैं। 3:18 हो गया है। BTST आइडियाज़ ध्वनि और संतोष के दोनों ले लेते हैं। संतोष, आपका BTST आइडिया क्या होगा? यस, मैं BTST आइडियाज एक तो मेटल सेक्टर के साथ नेशनल एल्यूमिनियम के साथ ही जाना चाहूँगा। यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 97 का टारगेट रहेगा, आप नीचे 93 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हो। एक जी लिमिटेड को डिस्कशन किया था, स्टॉक ऑलरेडी 8% प्लस है, बट मुझे लगता है मोमेंटम आगे भी जारी रहेगा। स्टॉक में 250 रुपये के लेवल इजीली देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर आप BTST कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 230। BTST आइडियाज़ बिल्कुल, यहाँ पे मेरी तरफ से जो BTST आइडियाज है तो हेवल्स में यहाँ पे मेरी नजर जाती है। आज के दिन में हमने देखा है कि स्टॉक एक फ्लैट मूवमेंट बनाया था, बट पिछले आधे घंटे में यहाँ पे जो मोमेंटम देखने को मिल रहा है वो काफी अच्छा है। ओवरऑल जो यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर्स है वो भी एक पॉजिटिव साइड का यहाँ पे मोमेंटम दर्शा रहे हैं। तो हेवल्स में आपको करंट लेवल से एंटर करना है। 1350 तक का एक अपमूव यहाँ पे देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ जो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है तो आप इसके अंदर 1285 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलिएगा। ठीक है, तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जिसको आप BTST के तौर पर ले सकते हैं। जी एंटरटेनमेंट काफ़ी तेज़ चल रहा है, अब 8% ऊपर आ गया। इसी तरह के कुछ एक और शेयर्स भी हम ज़रा खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। एक सरकारी कंपनी है, शायद आप कभी कभार इसका नाम सुनते होंगे, उसका नाम है बालमेर लॉरी। 147 का ये अभी चल रहा है शेयर, और इसके अंदर थोड़ा वॉल्यूम एक्स्ट्रॉर्डनरी देखने को मिल रहा है। एक बार ज़रा दिखाएं, 6% ऊपर। यस विवेक सर, आप इसको ट्रैक करते हैं बालमेर लॉरी को? देखिए, कंपनी अच्छी तरह ट्रैक करता हूँ। इनफैक्ट मेरे ऑफिस के बाजू में इसका ऑफिस है, और ये मतलब उनके ब्रांड नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, ये ऑयल स्पेस में काफी मल्टीपल एक कॉन्ग्लोमरेट समझ लीजिए इसको, मल्टीपल बिजनेस है। लेकिन देखिए एंड ऑफ द डे फाइनली सरकारी कंपनी। और बुल मार्केट में क्या होता है कि हर स्टॉक देखने में मल्टी बैगर लगता है और हर स्टॉक देखने में चीप लगता है। तो बालमेर लॉरी बहुत चीप था, अभी भी चीप है, लेकिन अगर यहाँ से टाइट टर्न होता है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत अपवर्ड रैली इसमें देखने को मिलेगी। अगर आपको सही में इस ग्रुप पे बेट करना हो तो एक और कंपनी है बालमेर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, जो इस कंपनी का करीबन एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, लेकिन 51% स्टेक होल्ड करती है। और उस इन्वेस्टमेंट कंपनी की आप वेबसाइट में भी जाके देखो तो बनाई गई इसके लिए थी कि इसको कभी ना कभी बेचे। तो जब भी बालमेर लॉरी इन्वेस्टमेंट बिकेगा, बालमेर लॉरी का मतलब यहाँ से आपको डबल होते हुए दिखेगा। ये उतना वैल्यूएशन गैप, ऑलमोस्ट 50-60% गैप है इसमें। तो ये बेटर बेट रहेगा। दोनों कंपनी बहुत बढ़िया है, गवर्नमेंट कंपनी है, और लेकिन टाइड अगर टर्न होगा तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि बहुत ऊपर जाएगा। ये जस्ट विद बुल मार्केट ये ऊपर जा रहा है फिलहाल। ओके ठीक है सर, जो आप स्टेक बता रहे थे ना वो मैंने कैलकुलेट किया है, वो करीब 62% है जो आप बता रहे हैं ना। बालमेर लॉरी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट्स की, बालमेर इन्वेस्टमेंट्स की, वो करीब 62% है। और बालमेर लॉरी के अपने बिजनेस करीब 6-7 बिजनेसेस है। टिपिकली ये ज़्यादा प्रचलित नहीं है कंपनी, बट इसके पैटर्न प्राइस एक्शन को देखने के बाद अब लग रहा है कि शायद ये नोन होने जा रही है कंपनी। इस पर ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ एक ट्रिगर भर है, आगे इसकी और स्टडी करने की ज़रूरत है हमको और आपको दोनों को। तो इसलिए एक बार ज़रूर इसको नोटिस या स्टॉक्स टू वॉच रख सकते हैं। इस बीच प्रूडेंट कॉरपोरेशन के नंबर्स आ गए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इनका कंसोलिडेटेड मुनाफा ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, हाँ, 41 करोड़ से घटकर करीब 28 करोड़ का आया है, यानी कि मुनाफा कम हुआ है।
ये कंपनी करती क्या है? ये टिपिकली एडवाइजरी का काम करती है म्यूचुअल फंड्स वगैरह के बारे में। आप देख रहे हैं शेयर के अंदर करीब 8% का कट एकदम से पड़ा है। इसकी जो आय है वो भी 177 करोड़ से घटकर 165 है। टिपिकली आय जल्दी जल्दी नहीं बदलती है, क्योंकि आपके जो मेजर क्लाइंट्स होते हैं, जो एक्विजिशंस का एक पैटर्न होता है वो आप करते ही रहते हैं, तो आय नहीं बदलेगी। बदलेगा क्या? प्रॉफिट बदलेंगे, क्या मार्जिन्स, क्योंकि वो आपके स्विंग करेंगे। वो डिपेंड मार्केट के ऊपर भी करेगा और वो डिपेंड करेगा कि अगर बाज़ार बहुत ज़्यादा चला हो तो कुछ लोग प्रॉफिट बुक करके बाहर भी जाएंगे, कुछ आपके मार्जिन्स कम हो जाएंगे, कुछ एडवाइजरी कम हो जाएगी। ये एबनॉर्मल कंडीशन में होगा। जब एकदम से लीन बाज़ार चलता है, बिल्कुल सपाट सपाट चल रहा है, तब ये जल्दी जल्दी नहीं हिलेंगे। लेकिन हाँ, एक्स्ट्रॉर्डनरी तेज़ी, एक्स्ट्रॉर्डनरी वीकनेस होने पर इस तरह का मूवमेंट आता है बिजनेस में। 8-8.5% नीचे है। संतोष, एक काम करेंगे आप, प्रूडेंट एडवाइजरी का ज़रा चार्ट खोलिए। जो 8% का कट लगा है, इसके नंबर्स आने के बाद ये किसी सपोर्ट को भी ब्रेक कर रहा है या फिर एक रेगुलर फीचर है? यस, स्टॉक में हमने एक वर्टिकल रैली देखी थी, उसके बाद आज एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगा कहना कि स्टॉक रिवर्सल दिखा रहा है नहीं, क्योंकि 1020 के आसपास इसको 20 डे मूविंग एवरेज है। तो 1020 के नीचे फिसलेगा तभी हम कहेंगे कि कोई मेजर वीकनेस आ सकती है। तब तक ये डिप हो सकता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जा सकता है। ओके, ठीक है, डन। अब हम कुछ और स्टॉक्स पे आ जाते हैं, जहाँ पे ज़रा पता कर लेते हैं। आज वैसे नज़र मेरी अडानी ग्रुप पे बार बार जा रही है। हालांकि मेरे को अडानी विल्मर ऑलरेडी मिल चुका है। अडानी ग्रुप के शेयर्स में आपको फिर से दिखा देता हूँ। होता क्या है ना, मार्केट के अंदर आप देखेंगे ना, जिस समय रिलायंस जियो फाइनेंशियल, ये महज इत्तेफाक है, हाँ, इसका कोई साइंटिफिक तथ्य नहीं है। लेकिन हुआ क्या था, जिस समय रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को अलग कर रहा था ना, 4 दिन से पहले से और उस दिन और उसके 2-3 दिन बाद तक अडानी ग्रुप के शेयर शांति से बैठे रहे, उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा था। मैं तो बार बार चेक कर रहा था कि अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर भी कुछ हो रहा है, अगर अंबानी ग्रुप के अंदर डीमर्ज हो रहा है तो। इसका कोई रिलेशन नहीं, मैं फिर से आपको बता दूं, नो ही साइंटिफिक, नो बैलेंस शीट, नथिंग। लेकिन फिर भी मार्केट के लोग इसको नोटिस करते हैं कि दो बड़े जाइंट मार्केट के अंदर एक साथ क्या करते हैं या फिर थोड़ा अलग अलग होकर कर रहे हैं। आज जैसे ही देखा कि रिलायंस थोड़ा ठंडा हो गया, थोड़ा रेंज में आ गया इस पूरी प्रोसेस के बाद, आज फिर से अडानी ग्रुप को एक मौका मिला और ठीक एक्सपायरी से पहले मिला। इसके ज़्यादातर शेयर लिस्टेड नहीं है एफ&ओ में, बट जो लिस्टेड है उनमें भी मूवमेंट अच्छी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1-2 शेयर जरा और चेक कर लेते हैं जहाँ पर आज क्लोजिंग में एक्शन है और कल भी काम आ सकता है। ये एक्शन बाइंग और सेलिंग दोनों का हो सकता है। डेल्टा कॉप चेक कर लेते हैं। ध्वनि, जरा डेल्टा कॉप चेक करेंगे आप? जी बिल्कुल, यहाँ पे डेल्टा कॉप का ओवरऑल जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो हमें इसके अंदर एक स्टीप फॉल देखने को मिला था। उसके बाद जो फ्लैट यहाँ पे मूव देखने को मिल रही है, बट ये कोई भी एक बेस फॉर्मेशन डिप पे यहाँ पे नहीं बनती हुई दिख रही है। ओवरऑल अगर हम ऑप्शन के डेटा पे भी देख रहे हैं तो 190 के कॉल और पुट्स के अंदर एक बहुत ही अच्छी फाइट लगी हुई है। तो कोई भी इसके अंदर एक बाय ट्रेड जो इनिशिएट होता है तो 193 से 195 का जो प्राइस यहाँ पे डेल्टा कॉर्प पे क्रॉस है तो एक बाय यहाँ पे इनिशिएट होगी। और नीचे की तरफ के अभी जो लेवल है यहाँ पे सपोर्ट लेवल तो 185 का एक सपोर्ट लेवल बनाया हुआ है। तो इसी रेंज के अंदर कॉन्स्टेंटली हम प्ले कर रहे हैं। 10 रुपए की यहाँ पे रेंज बनी हुई है, तो इसके अंदर फिलहाल कोई एक यहाँ पे बीटीएसटी ट्रेड या फिर कोई भी एक लॉन्ग साइड का ट्रेड सजेस्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, डन। पावर कंपनीज में से कोई एक पसंदीदा शेयर आपका है विवेक सर? एनटीपीसी, आरईसी, पीएफसी, पावर ग्रिड सभी चल रही हैं आज, सभी दिखा भी सकते हैं स्क्रीन पर। आपका कोई एक पसंदीदा शेयर हो तो बता दीजिए, जो प्राइस में भी ठीक हो और चल भी जाए। अच्छा, डिम्पी जी, एनटीपीसी दिया था मैंने वीआईपी स्टॉक पे भी, और आपके साथ जब डिस्कशन हुआ था पिछली बार जो 230 के शो में था, तो 220 टारगेट का ऑलरेडी दिया हुआ और मुझे लग रहा है कि ये अचीव होगा। और ऐसे डिस्क्लोजर मेरे पास, क्लाइंट्स के पास, सबके पास ये स्टॉक ऑलरेडी है और 2-4 दिन पहले भी हमने इसमें बाइंग की थी। तो 220 एनटीपीसी को आप नजर में रखो। वैल्यूएशन वाइज भी आज के दिन पावर सेक्टर में सबसे कम वैल्यूएशन का स्टॉक है ये। तो एकदम रिस्कलेस समझ लीजिए। रिस्कलेस नहीं बोलना चाहिए, गलती हो जाएगी, लेकिन हाँ, रिस्क कम है लेकिन रिवॉर्ड्स आपको बेटर मिल सकता है यहाँ से। ओके, ठीक है, रिवॉर्ड अच्छा मिल सकता है आपको। एक और शेयर भी है मेरी लिस्ट में जो धीरे धीरे करके थोड़े मूवमेंट्स ही दे रहा है। एक बार जरा थर्मेक्स के बारे में पता कर लेते हैं। आज की क्लोजिंग बहुत शानदार मिल रही है। थर्मेक्स, एक बार थर्मेक्स ध्वनि करना है कुछ कि छोड़ दें इसको?
की जो मूव इसके अंदर देखने मिल रही है डिम्पी, डेफिनेटली इसको यहाँ पे एक बाय ट्रेड कंसिडर करा जा सकता है। ओवरऑल वीकली स्ट्रक्चर भी इसका जो है तो वो भी काफी स्ट्रॉन्ग बना हुआ, वॉल्यूम जो है वो इस वीक के अंदर में काफी अच्छी देखने को मिल रही है, तो डेफिनेटली इसको कैरी फॉरवर्ड ट्रेड की तरफ पे करा जा सकता है। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा तो आप इसके अंदर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए 2560 के लेवल पे, और इसको एक पोजिशनल कॉल की तरह ट्रीट करिए, क्योंकि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो काफी यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ओके, ठीक है, डन। अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। शेयर्स ज़्यादा आपको क्लोजिंग में नहीं लेने चाहिए, सिर्फ चेक करना चाहिए कि आज दिन भर का मेरा ट्रेड कैसे रहा। जैसे आप एग्जाम्स भी देने जाते हैं ना, लास्ट में मैम कहते हैं कि 10-15 मिनट के लिए आप रिवीजन कर लो, चेक कर लो आपसे कोई क्वेश्चन पेपर छूट तो नहीं गया। तो कुछ कुछ ऐसे मार्केट के अंदर भी करना चाहिए। दिन भर का ट्रेड की कहाँ गलती हुई, कहाँ स्ट्रांग पॉइंट रहे, सब नोटिस और एनालिसिस करने चाहिए। ये बहुत काम की चीज़ होती है। आप करके देखिए, सिर्फ 20-25 दिन आपका ट्रेड में सुधार होता दिख जाएगा। अपनी गलती को नोट कीजिए, रिपीट ना करने की कसम खाइए। अगर कर भी रही है गलती बार बार तो उस चीज़ को थोड़ा ठीक कीजिए। एडवांस डिक्लाइन आप देखेंगे बराबर की है, लेकिन सुबह ऐसा नहीं था। एडवांस से सुबह 1200 शेयरों के साथ हमने खुले थे, लेकिन आज एडवांस डिक्लाइन अगर बराबर का हुआ है, इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर धीरे धीरे करके थोड़ी सी सेलिंग हुई है या प्रॉफिट बुकिंग हुई है। आप इसको भले इंडाइसिस में नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा तो 2 पॉइंट दिखेंगे, लेकिन एडवांस डिक्लाइन में पिक्चर थोड़ी क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। दूसरा, सेंसेक्स अगर आप देख रहे हैं तो 50 पॉइंट नीचे, निफ्टी बैंक 100 पॉइंट नीचे। दोनों में 2 चीज़ की इंपॉर्टेंस है। पहला, सपोर्ट ब्रेक नहीं हुए, 45,800 निफ्टी बैंक लेके जा रहा है और 19,600 सपोर्ट निफ्टी भी लेके जा रहा है। आ जाते हैं शेयर्स पे कि कहाँ पे आज तेज़ी मंदी देखने को मिली। अगर आप वैसे देख रहे हैं तो आज हिंडाल्को के लिए दिन अच्छा था। हमने आगे एक ऑप्शंस का सौदा भी आपको बताया, 450 की कॉल लेनी है, 70 की बेचनी है। कुल मिला के प्रॉफिट लॉस 1:2 की रेशो का है। ये सब अगस्त का ध्यान रखिएगा। और JSW स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, NTPC, ये कुछ एक वो शेयर्स बने जहाँ पे 2-2% तक की तेज़ी थी। आज का जो दिन है वो अडानी ग्रुप के शेयर्स के लिए भी नोटिस होगा। आज अडानी ग्रुप के शेयर्स बहुत अच्छे से चले हैं, क्लोजिंग अच्छी दी है, तो इसलिए कल का सेशन भी अडानी ग्रुप के शेयर्स के लिए एक्शन भरा हो सकता है। तो एडवांस डिक्लाइन ठीक, मार्केट की क्लोजिंग सपाट। ये टिपिकली एक्सपायरी से पहले या तो एक्सट्रीम वॉलेटाइल होते हैं या तो एक्सट्रीम डल हो जाते हैं। ये नेचर है। अगर आपको यकीन ना हो रहा तो आप सिर्फ एक्सपायरी से 3 दिन पहले के ट्रेड निकलवा के देख लीजिए, उसकी कॉपी एक्सरे करके देखिए, आपको पता लग जाएगा। या तो एक्सट्रीम वॉलेटाइल हो जाएंगे तो एक्सट्रीम डल हो जाएंगे, जिसे कहते हैं ना, जो खाया है उसको सिर्फ पचाया जाता है। कुछ वैसा ही मार्केट के अंदर होता हुआ दिखता है। ये आप अपनी स्क्रीन पर भी आप नोटिस कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया ध्वनि, आज आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। संतोष जी आपका भी शुक्रिया, और विवेक सर आपका भी शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज के कुछ एक बेहतरीन स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही। नमस्कार।